बेसिकली एक वर्ड आता है डिसइंफेक्शन, ये थर्ड यूनिट पे है, इसका टॉपिक है, तो मैं उस समय भी पढ़ाऊंगा आपको। तो पर्टिकुलर क्या होता है, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, उनको क्या करना, डिक्रीज करना या रिमूव करना, किसकी हेल्प से, केमिकल एजेंट की हेल्प से। वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन की प्रोसेस, है ना। आप घर पे फिनाइल के थ्रू पोछा लगाते हो, है ना, तो ये सारा वो प्रोसेस जो होता है, वो घर पे जो पोछा आप लगा रहे हो, और वो भी किसकी, फिनाइल की मदद से, वो स्टरलाइजेशन नहीं कहलाएगा। वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, डिसइंफेक्शन की प्रोसेस कहलाएगी, है ना। तो वो पर्टिकुलर जो फिनाइल वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है ना। तो यहाँ पर केमिकल एजेंट को हम जनरल डिसइंफेक्टेंट भी बोल रहे हैं। तो ऐसे केमिकल एजेंट जिनका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की क्वांटिटी को डिक्रीज करना या रिमूव करना, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से लिक्विड एजेंट जनरल डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में यूज होते हैं, एक होते हैं अल्कोहल और दूसरे होते हैं हैलोजन्स। ठीक है, पहले आ जाओ अल्कोहल। एक पावरफुल डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, साथ में एंटीसेप्टिक एजेंट भी है। एंटीसेप्टिक का मतलब, यदि आप कोई भी केमिकल एजेंट लिविंग टिश्यूज में करोगे, चाहे स्किन पे करो, बॉडी पे करो, तो वो क्या कराएगा, एंटीसेप्टिक एजेंट। तो मतलब कोई भी ऐसे केमिकल एजेंट जिनका उपयोग आप किस पे करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हो, तो वो क्या कहलाता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है ना। और डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल एजेंट जिनका उपयोग आप किस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, डिसइंफेक्टिंग कहलाएगा, डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में मतलब समझ में आया। तो अल्कोहल को हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं, क्योंकि हम अपनी स्किन पे भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर ऐसा क्या है अल्कोहल पे जो बैक्टीरिया को ये किल करने में हेल्प करता है, तो पर्टिकुलर अल्कोहल क्या करता है, प्रोटीन की, किसके प्रोटीन, बैक्टीरिया के प्रोटीन को क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है। ठीक है। हम जनरल कितना परसेंट अल्कोहल यूटिलाइज करते हैं, 70% अल्कोहल हम क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो आप जितने भी अभी आप सैनिटाइजर्स यूज कर रहे होंगे, आप देखना हर सैनिटाइजर के पीछे लिखा हुआ होगा 70% वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यदि 70% का आप सैनिटाइजर को यूज कर रहे हो, इट्स मीन दैट वो पावरफुल। यदि उससे कम का है तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो आप जब भी परचेस करो, तो उसके पीछे जब उसका कंपोजिशन आप देखते हैं, तो उस कंपोजिशन में आप जरूर देखिएगा कि वो कितने परसेंट का है ना। तो यहाँ पर हम जनरल अल्कोहल की बात बताए हैं कि अल्कोहल जो है वो कैसा है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी काम होता है, एज वेल एज इसकी तरह काम होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। ऐसे कौन सी मैकेनिज्म है या मोड ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू अल्कोहल वर्क करता है, तो पर्टिकुलर ये क्या करता है, बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है। ठीक है। कितना मिनिमम परसेंट ऑफ अल्कोहल इज इफेक्टिव है, वो कितना, 70% जो अल्कोहल है वो क्या है, इफेक्टिव है किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। ये देखिए, अब कौन कौन से जनरल आप लोग अल्कोहल यूज करते हो, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ट्राइक्लोरोब्यूटेनॉल, है ना। ये जनरल ऐसे एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह ये अल्कोहल क्या होते हैं, काम में आते हैं। हाँ जी बोलिए सर। वहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में एक लाइन लिखी थी 70% अल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 90% अल्कोहल, ऐसा क्यों होता है सर? 70% वह मिनिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल है जो किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। 90% तो करेगा ही किल। सर उसमें लिखा था अच्छा, 70। इसमें एक चीज है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप कभी मेडिसिन लेने जाते हो तो उस पे डॉक्टर लिख के देता है 200 mg या 100 mg ले लेना, है ना। ऐसा क्यों देता है, बोलता है वो, बॉडी की रेजिस्टेंस। उसका मतलब होता है कि इतना मिनिमम अमाउंट यदि हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को दूर करने के लिए। भाई अल्कोहल तो 1% भी है, 100% भी है,
लेकिन आप उसका कितना मिनिमम आप उसका यूटिलाइज करोगे कि वो किसी बैक्टीरिया को किल कर दे। यदि मैं आपसे बोलूं 55% भी ले लो तो वो क्या किल कर पाएगा? नो सर। एक्चुअल में यहाँ पर ये बोला जाता है कितना मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो क्या होता है इफेक्टिव होता है किसी भी चीज को किल करने के लिए, है ना, उसको MIC कहते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो यहाँ की केस में 90% भी इफेक्टिव होगा ना सर? हाँ 90% भी है, 70 से ऊपर जितना भी होगा वो सब इफेक्टिव होगा। सर पीछे वाली स्लाइड में 70% इज मोर इफेक्टिव देन 90%। यस, हाँ 70% है ना। अपनी स्किन के लिए आप किसी चीज को ज्यादा कंसंट्रेटेड यूज करोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा कि नहीं होगा? सर हाँ में परसेंट होता है जी, वाइन में कितना परसेंट होता है सर? कहाँ पर, किस पे? सर शराब में। अच्छा शराब पे प्योर अल्कोहल नहीं रहता बेटा, वो तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है ना, विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी सर। तो ऐसा प्योर अल्कोहल नहीं डाला जाता है वाइन में, ठीक है सर? yes. सर लता को ऐड कर लीजिए, वो मैसेज कर रही है। टाइम पे क्यों नहीं ऐड होती है यार? मुझे कल बुला रहा वाली हाँ इस पे कोई, इस स्लाइड पे किसी को डाउट है? इस 70% अल्कोहल पे डाइल्यूटेड फॉर्म है ये, है ना बेटा। इस पे 30 ml अपन डिस्टिल वाटर भी मिलाते हैं। जी सर। जनरल इसके यूजेस आप लिख लोगे कि पर्टिकुलर किसी भी थर्मोमीटर वगैरह को, जरूरी नहीं है कि जो यूज यहाँ पर स्लाइड पे लिखे गए हैं वही लिखो, है ना। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि सरफेस पे आप यूज कर सकते हो, स्किन पे यूज कर सकते हो, है ना। आता है हेलोजेंस, जनरल 2 हेलोजेंस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक होता है आयोडीन और दूसरा होता है क्लोरीन। पहले के जमाने पे टिंचर आयोडीन सुना है आप लोग? सर सुना। पहले आता था ना टिंचर आयोडीन। अरे हाओ शांत रे मतलब तना। यदि किसी को कट वगैरह लग जाता था तो टिंचर आयोडीन यूज करते थे। क्या स्कूलों में यूज करते थे ज्यादा। हाँ तो ये देखो वो अब याद आया क्यों टिंचर आयोडीन यूज किया जाता था, क्योंकि वो एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह यूज होता है ना। मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आयोडीन क्या होता है, कैपेबल होता है रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए ये भी काम में आता है आयोडीन का, है ना। लेकिन जनरल टिंचर आयोडीन का उपयोग क्यों कब कर दिया गया पता है? क्योंकि ये हमारी स्किन को क्या करता था, इरिटेट करता था, इरिटेशन होने लगती थी। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है बताओ? सर फाउंडेशन के बाद स्पॉट छोड़ जाता है। हाँ वो देखना डार्क ब्राउन कलर का होता था पहले, है ना। यदि आप उसको लगाते थे तो बिल्कुल टिंचर आयोडीन, मतलब आपका कहीं लग जाती तो टिंचर आयोडीन से यदि साफ करते थे तो वही कलर उस पे आपकी पट्टी पे उस पे शो होता था, है ना। तो इस पर्पज से उसके साइड इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एज अ एंटीसेप्टिक भी हम आयोडीन का यूज करते थे। क्लोरीन का बताओ, अभी ये सबसे ज्यादा क्लोरीन कहाँ यूज करते हैं अपन? बैक्टीरिया को रिमूव करने। तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग क्लोरीनेशन वाला वो सुना है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन। हाँ तो वहां पे सबसे ज्यादा मतलब इसका यूज किया जाता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म पे अभी आपको यदि कोई डिसइंफेक्टेंट यूज करना है ना, अभी सबसे ज्यादा सैनिटाइजर चल रहा है, सैनिटाइज करना है। तो जो आप देखना घर वगैरह पे यदि पूरे घर को यदि सैनिटाइज करने के लिए बुलाते हैं ना, तो उसपे कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाइपोक्लोराइड का, है ना। तो पर्टिकुलर वहां पे एज अ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक ये दोनों यूज होता है, ठीक है। तो जनरल क्लोराइड्स का यूज आपका वाटर सप्लाई पे, स्विमिंग पूल्स पे, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पे, इन पे जनरल यूज होता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा गया है वही आप लिखो, अपने मन से आप बस ये लिख लो केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीजें आती है, उसके बाद वो किस काम के लिए यूज होती है, उसका पर्पस क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है और यूज क्या है, ये अपने मन से भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है ना। सर ब्लीचिंग
ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, अब ब्लीचिंग पाउडर को स्टरलाइजेशन पर्पस में नहीं लिखा जाता है ना। अब ये देखिए कुछ गैसियस एजेंट है, वो तो केमिकल एजेंट है जो लिक्विड फॉर्म में थे। अब ये कुछ गैसियस एजेंट्स है। फॉर्मल्डिहाइड, आपने फॉर्मल्डिहाइड सुना है? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन कहाँ पे सुना? फॉर्मेलिन बताओ। प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है वो। बायोलॉजी पे सुना होगा 11th 12th पे आप लोग। यस सर, प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। यस, प्रिजर्व करने के लिए। कोई भी आप क्या कहना चाहिए, किसी चीज को आप किल करके उसको फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन पे आप रखोगे तो वो लंबे टाइम तक क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा, है ना। तो ऐसा क्या रहता बेटा? बताओ। सर जो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करें। हाँ, वो बैक्टीरिया उस पे लग ही नहीं पाते ना, फॉर्मेलिन उसको किल कर देता है, रिमूव कर देता है। इस वजह से जो चीज आप प्रिजर्व करके रखे हैं वो प्योर फॉर्म में रहता है। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड गैसेस का भी सबसे ज्यादा यूज होता है ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में। क्या होता है, जब भी कोई मतलब ओटी चालू होने से पहले फॉर्मल्डिहाइड गैस से पूरे के पूरे ओटी थिएटर को क्या किया जाता है? स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है। इंक्यूबेटर्स वगैरह को भी फॉर्मल्डिहाइड गैस के थ्रू, मतलब जहां हीट सेंसिटिव, मतलब जिनको हम हीट के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते उनको हम पर्टिकुलर गैसियस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है अगेंस्ट माइक्रोब्स, है ना। ठीक है। फेस मास्क में जनरल यूज किया जाता है ग्लूटाल्डिहाइड को स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है। बीपीएल, ये भी पर्टिकुलर ऐसा गैसियस मेथड में यूज होता है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है? कम है। ठीक है। ये वायरस के अगेंस्ट भी क्या है? इफेक्टिव है। तो ये जनरल कुछ गैसियस मेथड होगा। तो आपको केमिकल मेथड में क्या क्या बताना है? एक अल्कोहल के बारे में बताना है, क्लोरीन के बारे में बताना है, फिर गैसेस। अब पर्टिकुलर स्टरलाइजेशन की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कौन कौन सी है? हम कौन कौन सी मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू हम किस किस चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं? देखिए, स्टरलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज होता है जो प्योर होता है। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हिसाब से। यदि आपसे पूछा जाए फार्मेसी में इसका क्या यूटिलाइज है, तो पर्टिकुलर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का यूज हम सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स को, कंटेनर्स को, एक्वस इंजेक्शंस को, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को, है ना। ऐसे कुछ फ्लूइड्स हैं, उनको हम करने के लिए क्या करते हैं? मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। ड्राई हीट का थर्मोस्टेबल और मॉइस्चर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। ड्राई हीट के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? बताओ। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए सर हॉट एयर। यस, जनरल छोटे छोटे बीकर्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ड्राई पाउडर ड्रग्स को ऑयल, फैट, वैक्स, पैराफिन्स, ऑयल इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक, इन सारी चीजों का यूटिलाइज हम कर सकते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। हॉर्मोन, प्रोटीन्स, हीट सेंसिटिव ड्रग का हम गैसेस स्टरलाइजेशन में कर सकते हैं। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में आप लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? यूवी रेज आती है, यूवी रेज लैमिनार एयर फ्लो में लगी रहती है ना। हाँ, तो यहाँ पे रेडिएशन पे आप यूवी रेज लिखोगे, जो पर्टिकुलर क्या करता है? स्टरलाइजेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। उसका एक्स रेज, गामा रेज भी लिख सकते हैं, जिसकी हायर वेवलेंथ होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, स्पोर्स को भी किल कर सकती है। तो आप ये रेडिएशन मेथड में लिख देना। ठीक है। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में प्लास्टिक, यूटेंसिल्स, एंटीबायोटिक्स, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। फिल्ट्रेशन पे क्या आएगा? मेम्ब्रेन फिल्टर आपने सुना है? एक नहीं सुना अभी? एक मेम्ब्रेन यूज होता है फिल्ट्रेशन मेथड में, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो एक जनरल ये भी फिजिकल मेथड पे आता है। तो पर्टिकुलर किसी चीज को, जैसे कोई आपने लोशन बनाया या कोई लिक्विड प्रोडक्ट बनाया, तो उसको क्या किया जाता है? मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करवाया जाता है।
यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होते हैं तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर पे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। और जब उस पे अटक जाते हैं तो जब हम उसको ग्रोथ करवा के देखते हैं, यदि उस पे ग्रोथ आ गई बैक्टीरिया की, इट्स मीन दैट उस मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या था, बैक्टीरिया की ग्रोथ थी। तो इसलिए फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन उस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। केमिकल स्टरलाइजेशन में वाटर सप्लाई, स्विमिंग पूल्स, ऑपरेशन थिएटर, फेस मास्क, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए केमिकल मेथड का यूज किया। अभी इस पे स्टरलाइजेशन पे क्या क्या बचा हुआ है आपका? देखिए, ये रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन में दो तरीके का होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज आएगा और आयोनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ठीक है सर कॉस्मिक जी। कॉस्मिक रेज हाँ, सर क्या होता है? फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार? फिजिक्स में पढ़ा है। नहीं पढ़ा। हाँ, कॉस्मिक नहीं पढ़ा कॉस्मिक रेज। एक्स रेज, गामा रेज तो सुना है? जी सर। चलो कॉस्मिक रेज भी बता रहा हूँ। पर्टिकुलर कॉस्मिक रेज जो होती है ना, हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स होती है ना, स्पेस पे जनरल मूव करवाते हैं इसको, जितनी लाइट की स्पीड होती है ना उसकी तरह, है ना। और जनरल ये बोला जाता है कि ये सन से ओरिजिनेट होती है बेटा। समझ गए? सिंपल सी बात ये मान लो कि हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स होते हैं ये, है ना। धर्मेंद्र जी सर। ठीक है, जनरल एटमॉस्फेयर पे ये प्रेजेंट होती है कॉस्मिक रेज, है ना। लेकिन अपन यहाँ पे जनरेट करते हैं तो जनरल हाई एनर्जी के प्रोटॉन से ही, है ना। बाहर यूज की जाती है क्या? जैसे एक्सरे हाँ हाँ हाँ, कॉस्मिक रेज नहीं होती कहाँ पर? बॉडी वगैरह भी? नहीं होती, नहीं होती। ये तो मतलब एनवायरनमेंट जैसे कि हाँ, वो जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें तो हम जनरेट करते हैं, पता ही है ना। इलेक्ट्रोस्कोप भी। हाँ यस उसी का है ये। ठीक है, देखिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन का अंतर देखो। नॉन आयोनाइजिंग की लॉन्गर वेवलेंथ है, आयोनाइजिंग की हायर वेवलेंथ है। यूवी रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है कम है, लेकिन एक्स रेज, गामा रेज, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है। हॉट स्टरलाइजेशन और कोल्ड स्टरलाइजेशन जनरल मतलब कुल मिला के प्लास्टिक्स वगैरह को, दोनों जो होती है ना, सिरिंज प्लास्टिक, है ना, इनको क्या किया जाता है, स्टरलाइज करने के लिए इन दोनों मेथड का यूज किया जाता है ना। तो अभी आप लोग की जो लैब में हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। अभी सिर्फ आप नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पे लिखना, क्योंकि हम जनरल कौन सी रेज यूज करते हैं लेमिनार फ्लो पे, यूवी रेज। तो आपको सिर्फ यही आप बताइए, है ना, कि हम जनरल यूवी रेज का यूटिलाइज हम क्या करते हैं, किसी भी मीडिया, किसी भी बैक्टीरिया को स्टरलाइज करने के लिए, किल करने के लिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं। ये होता है फिल्ट्रेशन वाली मेथड का। ठीक है, बेसिकली देखिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होती है ना, अभी आपको सिर्फ कई टाइप के फिल्टर हैं, लेकिन अपने जो आपकी सब्जेक्ट में जो पढ़ना है, आपको सिर्फ कौन से पढ़ना, मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपने फिल्टर पेपर देखा है, उस फिल्टर पेपर जैसा ही एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है ना। लेकिन क्या होता है, इनकी साइज जो होती है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट साइज के ये मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं। और
हम कोई भी चीज को, जैसे मैंने इस मेम्ब्रेन फिल्टर से कोई भी लिक्विड को जब पास करूंगा, तो यदि उस साइज के बैक्टीरिया यदि उस लिक्विड में प्रेजेंट हो गए तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जब अटैच हो जाता है तो वहां से बैक्टीरिया को वो क्या होता है, क्रॉस नहीं होने देता है। और उसके बाद हम फर्दर उसकी स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर उस पर बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो यहाँ पे जनरल मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का भी हम क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। बस आपको इस पे ये लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट साइज के पर्टिकुलर मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं जो बैक्टीरिया को किसी भी लिक्विड सब्सटेंस से या लिक्विड प्रोडक्ट से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जनरल अब सारे स्टरलाइजेशन के आप लोग नोट बना लेना। स्टरलाइजेशन आपका टॉपिक पहले भी मैंने बता दिया था, एक जनरल ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और रेडिएशन मेथड, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लेना और उस फ्लो चार्ट के बाद फिजिकल मेथड के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो लिखना, उनको डिफाइन करना। सेम केमिकल मेथड के अंदर जो जो आ रहा है उसको लिखना, उनको डिफाइन करना। और देन रेडिएशन मेथड में जो जो आ रहा है उनको लिखना और उनके डिफाइन करना, और सबका मोड ऑफ एक्शन जरूर लिख लेना आप लोग। ठीक है, और किसी को डाउट है? अक्षर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके सर।